यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की गला काटकर हत्या करने के बाद इलाके में बवाल मचा है। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और हंगामा करने लगे। दुकानों में तोड़फोड़ करने के बाद उसमें आग लगा दी। मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। यूपी के बदायूं में 2 भाइयों का हत्यारा ढेर कर दिया गया। हत्यारा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बदायूं में 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या। गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। तो हत्या के विरोध में देखिए लोगों का आक्रोश नजर आया। कैसे लोगों ने सड़कों पर उतरकर यहां पर तोड़फोड़ की है, नाराजगी जाहिर की है। पुलिस ने हालांकि इस पर एक्शन जरूर लिया है और यह जानकारी सामने आ रही है कि एक हत्यारे को एनकाउंटर में मार गिराया है पुलिस ने। दूसरे की तलाश लगातार चल रही है। 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद से ये सारा मामला सामने आया है। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि हत्यारे को एनकाउंटर में मार गिराया है पुलिस ने। बदायूं में 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या का यह मामला। तो 2 सगे भाइयों की हत्या पर मां ने बात की मीडिया से और कई बड़े खुलासे किए हैं। क्या कहा है मां ने वो भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों की मां संगीता का बयान इस पर सामने आ गया है। बहाने से बेटे को छत पर बुलाया गया, यह कहना है मां का। धारदार चाकू से बच्चों की हत्या कर दी गई। आरोपी साजिद भाई जावेद के साथ बाइक पर आया था, यह भी जानकारी मां ने दी है। किस तरह से इन बच्चों की हत्या की गई, मां ने सब कुछ बताया अपने बयान में। बच्चों की मां से बात की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। आइए सुनते हैं बच्चों की मां का क्या कहना। आपके पास कौन आया था यहाँ पे? साजिद और जावेद दोनों आए थे? कौन आया था? दोनों थे। एक बाहर था, एक अंदर था। तो क्या कहा उसने साजिद ने? कोई एक कहा था कि मुझे पैसे, भाभी पैसे की जरूरत है। अच्छा, फिर? मैंने इनसे बात करी, इनके बच्चों के पापा से, तो उन्होंने कही कोई बात नहीं, दे रहे वो बालक कह रहे हैं दे दो, सुबह दे देंगे, तय देंगे। तो बोलो सुबह दे देंगे भाभी, हाँ पैसे तो हैं, हम जरूरत के लिए डाल ले जा रहे हैं। हमने कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ। हमें ना पता जाके पर चाकू है तो बड़ो कि जो टुका के लाया हुआ है हमारे बच्चे ने को मारना। मैं से आगे जा गिरिल तय खड़ो गो, यहीं से आई इसको फैला के लेके गो पार्लर में देखन को, फिर वहीं से लेके गो ऊपर बाने एक को मार दो। फिर वो चोटवारो पानी लेके पहुंचो तो लो, फिर बाव पकड़ के वहाँ बेदर्दी से मार। अरे भागो गिलास बोर फेंक दो, बाव बेदर्दी घर के चले गए। हमने जब अपने बच्चन की लाश पकड़ी तब पुलिस वाले ने हमारे बच्चन की लाश जीने के लिए हमारे के पापा आए जाते तय ले जाइयो, हम क्या करेंगे। साजिद ने पानी मांगा था, चाय मांगा था? चाय मैंने बना के दी, पानी मांगा था बच्चों से। बच्चे 2 बार लेके गए, छोटे से मंगाया, फिर उसको भी खत्म कर दिया। बड़ा गया, बड़े को भी खत्म कर दिया, उसने दोनों खत्म कर दिए। एक तौर पर ये माँ की हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। किस तरीके से वो आया, पैसे उधार मांगे, जब परिवार पैसे दे रहा था पानी मांगा, चाय मांगा, और जब बहाने से दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर गया पानी और चाय के बहाने, और दोनों की हत्या कर दी। और हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा मौके पर पहुंचे और उस छत पर गए जहां पर हत्यारे ने बच्चों की हत्या की थी। आइए आपको उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। साजिद 5,000 रुपये मांगने के बाद ऊपर आया था और अपने साथ एक बच्चे को लेकर के आया था, पानी मांगा था। उसके बाद दूसरा जो लड़का था वो चाय लेकर के आया था, और दोनों की बहाने से इसी फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर ले जाकर के उसने हत्या कर दी थी। ये खून के निशान आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर
आरोपी साजिद के हाथ में लगे खून के निशान हैं। जब वो भाग रहा था तो खून दीवार पर भी लग गया था। हर तरफ आपको खून के निशान नजर आ रहे हैं। ये देखिए पूरे दीवार पे, घर पे खूनों के निशान लगे हुए हैं, यानी कि हत्या करने के बाद वो इस दीवार को इस तरह से टच करते हुए भाग रहा था। और उसी दौरान ये जो खून है, जो हत्या करने के बाद बच्चों का जो खून था, वो उसके शरीर में, उसके चेहरे पे, उसके हाथ पे लगा था। तो ये खून कई जगह नजर आ रहा है। अब आपको लेकर के चलते हैं ऊपर, जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये वो जगह है जहां पर ब्यूटी पार्लर चलाती है सुनीता, जो कि माँ है मृतक बच्चों की। और आप देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त अंदर घर के इस ब्यूटी पार्लर के अंदर मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और लोगों से, बच्चे को भी लेकर के आए हैं, उससे भी पूछताछ कर रहे हैं। और ये देखेंगे कि आप दीवार पे, यानी कि यही जगह है जो ऊपर छत की तरफ जाती है और पूरे तरफ खून के जो है वो यहाँ पर निशान लगे हुए हैं। यानी कि हत्या करने के बाद इस तरीके से इन दीवारों को टच करते हुए वो ऊपर से नीचे भागा था। ये स्पॉट है, छत है, जहाँ पर वो बच्चों को लेकर के आया था और यहीं पर बेरहमी से दोनों बच्चों की गला काट करके हत्या कर दी थी। काफ़ी ज़्यादा खून बिखरा हुआ है, बच्चों के जो चप्पल है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये पूरा दूर तक खून ही खून पूरे छत पे। और मृतक बच्चों के भाई का बयान भी सामने आया। साजिद ने मुझे भी मारने की कोशिश की, ये कहना है भाई का। मैं आरोपी को धक्का देकर छत से नीचे भागा और मेरे सिर में भी चोट आई है। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। आपको भी मारने की कोशिश की थी? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं का जाते। तो बिहार के मोतिहारी में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी झड़प हो गई। आरोपी ने फायरिंग कर पति पत्नी को घायल कर दिया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। ये तस्वीर बिहार की है, जहां रास्ते को लेकर दो गुटों में खूनी लड़ाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक महिला पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आरोपी को कानून का बिल्कुल ही खौफ नहीं है। दरअसल मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर दो गुटों में झड़प हिंसक हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। घटना में दूसरे पक्ष के पति पत्नी को गोली लगी और वो जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक घायल दंपत्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी बीच में हमको गोली लग गया। किसको छाती के उस पार गोली किसको मारी? वो पत्नी को। क्या नाम है पत्नी का? सरिता वर्मा। पुलिस ने छापेमारी के दौरान हथियार और बुलेट जब्त किए हैं। टाउन थाना अंतर्गत अग्रवा कॉलोनी में आज गोली चलने की सूचना मिली। 2 व्यक्ति इसमें घायल हुए, दोनों के इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया और दोनों अभी सुरक्षित हैं। अग्रिम कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के घर छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में एक हथियार और कुछ बुलेट्स जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ अभियुक्त पक्ष से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट की तस्वीरें कूच बिहार के दिनहाटा की हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री उदयन गुहा के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुई। कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। নিশ্চিত প্রামাণিক কোন প্রোগ্রাম সেরে আসার পথে আর গাড়ি থেকে সমস্ত সেন্ট্রাল বাহিনীর লোকেরা নেমে পুলিশ থেকে শুরু করে আমাদের যত কর্মী সবাইকে বেধড়ক মেরেছে। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। टीएमसी ने दिनहाटा में 24 घंटे बंद का ऐलान किया है। और बीजेपी की तीसरी लिस्ट पर देर रात तक बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई और बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी के साथ 3 घंटे तक मीटिंग हुई। और उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की आज फिर बैठक होगी। कल हुई बैठक में कितने नामों पर मुहर लगी, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट मंगलवार को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की मैराथन बैठक चली। इस बैठक में 8 राज्यों के 50 उम्मीदवारों पर चर्चा पूरी हुई। बाकी 3 राज्यों के उम्मीदवारों पर आज शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की फिर बैठक होगी, जिसमें 30 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। उम्मीद की जा रही कि कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज से कल के बीच में जारी कर सकती है। Tomorrow you will announce. Tomorrow you will announce. Tomorrow you will announce. सूत्रों के मुताबिक कल कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की कल हुई बैठक में पश्चिम बंगाल के 12 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की उम्मीदवारी भी तय हो गई है। 21 मार्च को कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें और कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की कल हुई तीसरी बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए। हालांकि पहली बैठक में उनकी वायनाड सीट पर फैसला होना था, इसलिए वो न्याय यात्रा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शामिल हुए थे। दूसरी बैठक में दिल्ली में होते हुए भी राहुल शामिल नहीं हुए थे। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली ये कि अपनी यात्रा के दौरान राज्यपाल नेताओं, सांसदों और टिकट के दावेदारों से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। दूसरी ये कि राहुल खुद को निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ही सर्वेसर्वा हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और कल घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ खास ऐलान को लेकर चर्चा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को शामिल कर सकती है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो ये सियासी मुद्दा बन सकता है। ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि सच्चर कमेटी क्या है और इस कमेटी ने क्या क्या सिफारिशें की थी। मार्च 2005 में पहली यूपीए सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। 7 मेंबर की सच्चर कमेटी का गठन भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अध्ययन करने के लिए किया गया था। 30 नवंबर 2006 को 403 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई थी। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कई सिफारिशें की। इनमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूल खोलने की बात कही गई। मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देने की सिफारिश की गई। मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की सिफारिश की। सच्चर कमेटी ने रोजगार में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ाने की सिफारिश भी की। कमेटी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और बैंक शाखाएं खोलने की सिफारिश की थी। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई और अहम वादे किए जा सकते हैं। कांग्रेस के नेता अभी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लेकर कुछ भी साफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सच्चर कमेटी का नाम लेकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। So was there anything discussed on OPS and the Sachchar committee in the CW committee? Details of the manifesto you will get when it is released. No, all the points in the manifesto had been discussed. All the members participated in the discussion. देखिए, एक तरफ सच्चर कमेटी का नाम लेकर के वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जाती है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थी की योजना को जमीन पर उतार कर देश में गुड गवर्नेंस का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है और इस न्याय पत्र को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवादित किया जाएगा, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने बयान भी दिया है। क्या होगा कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आइए देखते हैं इसको। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 5 न्याय का ऐलान किया। कांग्रेस युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा कर चुकी है। हर न्याय के तहत कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है। इस तरह अब तक कांग्रेस 25 गारंटियां दे चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि तेलंगाना और कर्नाटक में उसकी सरकारों ने चुनावों में दी गई सभी गारंटियां पूरी की हैं। अब अगर केंद्र में उसकी सरकार बनी तो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है। बीजेपी को चुनावी टक्कर देने के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है। कांग्रेस की 25 गारंटियों में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना कराने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों को भरने का वादा किया है। बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 1 लाख रुपए देने का वादा है। इसी के साथ गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख देने की गारंटी दी गई है।
कांग्रेस ने पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी कानून बनाने का वादा किया है। SC, ST और OBC के आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया है। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP का वादा किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को भी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। घोषणा पत्र में कुछ ऐसे बड़े वादों को भी शामिल कर सकती है जिसका बड़ा असर हो सकता है। और महाराष्ट्र में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के NDA में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में शामिल शिंदे गुट के साथ अजीत पवार की NCP भी राज ठाकरे की एंट्री को लेकर तनाव में है। महाराष्ट्र में NDA में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारा तय हो चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन NDA में राज ठाकरे के शामिल होने को लेकर बड़ी हलचल के बाद सीटों का समीकरण फिर से तय करना पड़ सकता है। मंगलवार को दिल्ली में MNS चीफ राज ठाकरे की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में शिंदे गुट की धड़कनें बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक MNS NDA में शामिल हो सकती है और बीजेपी MNS को दक्षिण मुंबई की सीट ऑफर कर सकती है। बीजेपी 1 सीट देना चाहती है, लेकिन MNS 2 चाहती है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को इस बात की चिंता है कि उन्हें पहले ही बीजेपी कम सीटें दे रही है। अब अगर राज ठाकरे भी आए तो बीजेपी उनके कोटे की सीट MNS को देगी। वहीं कांग्रेस राज ठाकरे की उत्तर भारतीय विरोधी छवि को लेकर मुद्दा बना रही है। उत्तर भारत के श्रमिकों को, गरीब लोगों को जब पीट रहे थे तब आप इनका विरोध कर रहे थे। अब उसी राज ठाकरे को आप अपनी गोद में बिठा रहे हो, गठबंधन में साथ में ले रहे हो। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका यूपी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, ये देखते हैं। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इन सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अब सवाल है कि क्या राहुल और प्रियंका यूपी से चुनाव लड़ेंगे। TV9 भारतवर्ष के इस सवाल का फिलहाल कांग्रेस का कोई भी नेता जवाब नहीं दे रहा है। सूत्रों की माने तो अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को वीडियो संदेश भेज रहे हैं कि अमेठी में आपके अलावा कोई मंजूर नहीं है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरा हो चुका है। कल मुंबई में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी MVA में बनी रहेगी या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी सीट बंटवारे से पहले कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी को मना नहीं पाई। पिछले चुनाव में प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस NCP गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया था। महाविकास आघाड़ी के 4 सीटों का प्रस्ताव प्रकाश आंबेडकर को नहीं भाया। वंचित आघाड़ी 7 सीटों की मांग कर रही है। प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि हमने कांग्रेस के साथ कोई शर्त नहीं रखी है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि आप अपनी उन 7 सीटों के बारे में जानकारी दीजिए। हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। कांग्रेस की तरफ से हमें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। किसी ने हमें धोखा नहीं दिया है, न ही हमने किसी को धोखा दिया है। महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे अंत तक खुले हैं। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी ने जो फॉर्मूला तय किया है उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 23, कांग्रेस को 15 और शरद पवार की NCP को 6 सीटें और वंचित बहुजन आघाड़ी को 4 सीटें दी जाएंगी। अगर VBA साथ नहीं आती है तो ये 4 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। ऐसे हालात में उद्धव गुट को 23, कांग्रेस को 19 और शरद पवार गुट को 6 सीटें मिलेंगी। हम बैठने वाले हैं और उसमें औपचारिक सीटों का घोषणा करेंगे। राज ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के नेता अरविंद सावंत ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। सावंत साहब, राज ठाकरे को NDA में इसीलिए लाया जा रहा है कि ताकि जो दक्षिण मुंबई की सीट है वहां पर वोटरों को कंसोलिडेट किया जा सके, खासतौर पर मराठी वोटर्स को। आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। कौन घेरेगा मुझे? ऐसे थोड़े घेरा जाता है। पहली बात है, जिनकी नींव ठीक नहीं है, न विचारधारा है और जिस ढंग से उनकी सारी जो चालें हैं
मतलब खास करके ईडी की कार्रवाई के बाद में उनका जो रवैया बना है, उस रवैये से सब लोग समझ गए कौन कौन कहाँ झुक रहा है। अब छोड़ो, महाराष्ट्र के स्वाभिमान की बात करेंगे तो बात अलग थी, अब तो सब छूट गया। अब रही बात मराठी वोटरों को जोड़ने का, वो मराठी वोटर तो उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ 100% है। प्रकाश आंबेडकर ने भी आज एक पत्र लिखा है जिसमें शिवसेना को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि उन्हें वो तवज्जो नहीं दी गई। इंडिया गठबंधन के तीनों पार्टियों ने मिलकर एक साथ कहा कि हमने आपको 4 सीटें दी हुई है, उसके बावजूद अगर आप नहीं समझते हो तो इसके बाद में एक ही मुख से कि हम आज के बाद में चर्चा नहीं करेंगे। राज ठाकरे को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने कहा कि उन्हें बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। इस पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो भी देश को आगे ले जाना चाहता है उनका पार्टी में स्वागत है। राज ठाकरे साहेबांना मी विनंती करतो की आज लोकांना लढणारी लोक पाहिजे। आज जो कोणी महाराष्ट्र धर्मासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी सामान्य लोकांच्या वतीने ह्या महाशक्तीच्या विरोधात जो लढेल तो लोकांच्या मनामध्ये बसणार आहे। त्यामुळे आज लढाईची परिस्थिती असताना भाजपबरोबर न जाता अपन एकत्रित येऊन लढलं। के नेतृत्व में जो भी देश को आगे ले जाना चाहता है उनका स्वागत है, वो राज ठाकरे हो या बाकी दल हो। हाँ, उनके आने से गठबंधन मजबूत जरूर हो। बड़ी खबर लालू यादव और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की मुलाकात को लेकर। मुलाकात के बाद पप्पू यादव का बयान आया। बिहार में इंडिया को मजबूत करने पर चर्चा। बिहार में बीजेपी को 0 पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा।